उसके हाथ मेरे हाथों पर कस गए। उसकी चांद पेशानी मेरे सीने से आ लगी। आसमान मेहरबान हो गया। सितारे टूटकर उसकी नीली साड़ी में पनाह ढूंढने लगे। आदाब, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त और होस्ट आजम शाह। दोस्तों, जिंदगी में कुछ बातें, कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमेशा हमारे ज़हन दिल में कहीं ना कहीं घर किए रहती है। और कभी कभी यूं भी होता है कि अचानक उनमें से कोई याद जिंदा होकर हमारे सामने आ खड़ी होती है और हमारा पूरा वजूद हिलकर रह जाता है। ये याद कभी कभी खुशगवार होती है, कभी कभी दर्दनाक होती है, कभी कभी तकलीफ दे होती है। ऐसे ही एहसासात, ऐसी ही यादों को एक अफसाने में पेश किया है मोहतरमा राशिदा रूही ने। मगर ये अफसाना जब लफ्जों से तस्वीर में ढलता है तो इसका रंग दिलकश तरीन होते चले जाते हैं। आइए इस तस्वीर को बनते हुए देखते हैं। इन एहसासात को लफ्जों से निकलकर अफसाने में ढलते हुए देखते हैं, जिसका उन्वान है कहीं चांदनी के दामन में, जिसे लिखा है मोहतरमा राशिदा रूही मेहदी ने। आइए सुनते हैं। चारों तरफ थका थका सा माहौल, लेटे बैठे सोते ऊँगते मुसाफिर। मैंने अपना कंबल बैग से निकालकर अपने कुछ सुन से सर्द घुटनों पर डाला और मोटे कुशन वाले आरामदेह काउच पर कमर टिका ली। हवाई जहाज दूरियां जल्द जरूर कम करता है, पर थकान कई गुना बढ़ा देता है। इंडिया के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट मुझे इसी दुबई एयरपोर्ट से लेनी थी। मैंने उकताकर सामने दीवार पर लगी रोमन हिंसों वाली चौकोर घड़ी को देखा। अभी रात के 2 बजे हैं। बड़ी बड़ी बेहद पावरफुल एलईडी लाइट्स की तेज रोशनी में आंखें बंद करना कितना मुश्किल है। मैंने पास मेज पर पड़ा मलगजा सा गल्फ न्यूज अखबार उठाकर सुर्खियों पर नजर दौड़ाई। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। मैंने अखबार के मुड़े हुए कोने से झांक कर देखा। भारी भरकम सूटकेस ट्रॉली से फिसलकर काले और ब्राउन साफ चिकने फर्श पर गिरने लगा। बेख्तियार मैंने अखबार छटक कर सूटकेस को जल्दी से ट्रॉली पर रख दिया। बहुत शुक्रिया। मैंने उसे देखा और उसने मुझे। गुलाबी चूड़ीदार पजामा और गुलनारी बड़े फूलों वाला घुटनों को छूता कुर्ता, कमर तक खुले, कहीं से ब्राउन और कहीं से सफेदी माए हल्के छल्लेदार बाल। मुस्कुराहट में अब भी वही मासूमियत और आंखों में वही शोखी। वो भी शायद मेरे ही बारे में सोच रही थी कि अनाउंसमेंट की आवाज ने हम दोनों को ख्यालात की घुटन से बाहर खींच निकाला। कैसे यहाँ? सवाल के जवाब में सवाल किया उसने। तो क्या कहता मैं? कहाँ जा रही है? कनाडा? मैं इंडिया। उसके पूछे बगैर ही मैंने कहती है कल शाम 4 बजे की कनेक्टिंग फ्लाइट है। इस बार उसने बताया। मेरी सुबह 10 बजे। वो काउच पर बैठ गई। मैंने अपने पैरों के पास पड़ा कंबल उसकी तरफ बढ़ा दिया। खामोशी कुछ उदास होने लगी। अनाउंसमेंट फिर हुआ, इस बार मेरे और उसके लिए। हमें होटल जाने की हिदायत की गई। वो कंबल वहीं छोड़कर अपनी फ्लाइट के मुसाफिरों को देखने लगी। मैंने अपना सामान समेटा और उसके कदमों के निशान ठुकता हुआ उसके पीछे चल पड़ा। बड़ी मस्जिद के इमाम मौलवी अब्दुल रज़्ज़ाक का इकलौता बेटा मैं। अब्बा रात 3 बजे से उठकर हक़ अल्लाह का विर्द करते और अम्मा मुझे फज्र से पहले ही उठाकर मुसल्ले पर अपने साथ खड़ा कर लेती। इमाम साहब की छोटे से गांव में जो इज्जत थी वो शायद किसी बड़े शहर में वजीर आज़म की भी नहीं हो सकती। गांव के सारे फैसले अब्बा ही के होते और अम्मा का आशीर्वाद हर शादीशुदा जोड़ी की कामयाब जिंदगी की जमानत था।
घर के पास कदीमी मदरसा था, जिसमें अब्बा का शागिर्द मैं भी था, और सबसे ज्यादा डांट मुझे ही पड़ती थी। अब्बा की दीनदारी और पाबंद जिंदगी के बीच बचपन गुजरा। जवानी की उमंगे उस उसूली जिंदगी से फरार चाहने लगी। अम्मा के पास सिलाई कढ़ाई सीखने के लिए लड़कियां आती और सुई अक्सर उनकी उंगलियों को छेद डालती, क्योंकि तिरछी नजरें मेरा घेराव करती और मैं शहजादा सलीम बना मगरूर सा इधर उधर देखने लगता। पर उनकी फिसलती निगाहें ये समझा जाती कि मैं 16 साल का बाका छबीला सुर्ख सफ़ेद नौजवान हूँ। और एक दिन अम्मी की शागिर्दा, जो मुझसे बड़ी थी या फिर जवान वक्त से पहले हो गई थी, मौका देखकर मेरी चारपाई के करीब आ गई, मेरी खुली हुई किताब उठा ली और बेहद नज़दीक खड़ी हो गई। ये अनजान सी सुलगती आँच मेरे होश उड़ा ले गई। वो शायद तजुर्बेकार थी। उसने महारत से मेरा जलता हुआ सर अपने काफी गुदास हाथों में पकड़ा और अपने रेल के इंजन से धड़ धड़ करते दिल से लगा लिया। ट्रेन पूरे शोर शराबे के साथ दौड़ पड़ी कि अम्मा के चप्पलों की थमक मेरे फटती हुई दिमाग पर पड़ी। मैंने उसके हाथ से अपनी किताब उचक ली और उसी अंदाज से पढ़ने में लग गया जैसे अम्मा छोड़ गई थी। उस दिन मैं अपने आप को बेवकूफ़ मान चुका था। मेरी समझ में आ गया कि शायरों ने 16 बरस पर इतना वावीला क्यों मचाया। सौंधा मीठा कच्चा कच्चा गुड़ कितना स्वाद भरा था। उस कच्चे सौंधे गुड़ की चोरी आदत बनने लगी। मगर गांव में स्कूल भी 10वीं तक था। मुझे शहर आना पड़ा। मैं अपने छोटे से गांव से राजधानी दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में आया तो आंखें चुंधिया गईं। कॉलेज की दुनिया बेफिक्र, अल्लड़ और रंगीन, बात बात पर हाय के नारे लगाकर सेब से गालों को छुआती अधखिली लड़कियां। मैं तो था ही गुड़चोर। अब तो शीशे सी शफाफ शक्कर की डलियां मुंह में खुलने लगी। गांव से आए उर्दू मीडियम लड़की पर ये फरफर अंग्रेजी बोलती लड़कियां दिलो जान लुटाने को तैयार थीं। मेरे शाही अंदाज से उनको लगता था कि मैं गांव के बड़े जमींदार का इकलौता बेटा हूं और हाथी घोड़े मेरे हुक्म के मुंतजिर रहते हैं। उनके ख्याल में प्रिंस हैरी से किसी तरह कम हैसियत नहीं थी मेरी। अम्मा ने घर छोड़ते वक्त भीगी आंखों के साथ हाथों से सोने की चूड़ियां उतारकर मेरी जेब में रखती थी कि ज़रूरत पड़ने पर काम आ जाएंगे, और उन चूड़ियों की ज़रूरत फौरन ही पड़ गई। मेरी नई नवेली काले रंग की बुलेट मोटरसाइकिल की आवाज़ पर सब खुश रंग लड़कियों के दिल धड़क उठते थे। वादे किसी से तो मुलाकातें किसी और से। दिन हसीन और रातें रंगीन। उस दिन सारा की सालगिरह पार्टी थी। मैं सारा के फिसलते जिस्म को बाहों में लिए अंग्रेजी म्यूजिक पर झूम रहा था कि अब्बा का फ़ोन आ गया। अम्मा की हालत नाजुक थी। मैं अगली सुबह ही गाँव के लिए चल दिया। अम्मा की उखड़ती सांसें जैसे मेरी ही मुंतज़िर थीं। गांव के तमाम छोटे बड़े इकट्ठा थे। अम्मा के गले में अटके टुकड़े टुकड़े अल्फाज फरीदा से मेरी शादी का ऐलान कर गए। अम्मी की इकलौती मरहुमा बहन की निशानी फरीदा। अब्बा ने निकाह पढ़ाने में कोई ताख़ीर न की और बेसोचे समझे गुलाबी कच्ची मलमल का दुपट्टा सर पर सख्ती से ठांपे गहरे सांवले रंग और मोटे नए नक्श की 15 साला फरीदा मेरी बीवी बन गई। शायद गांव में वाजिबी सी पढ़ाई की थी उसने। अम्मा की तदफीन के बाद अब्बा की जिम्मेदारी खदीजा के नातजुर्बेकार कांधों पर डालकर मैं शहर लौट आया। आधी रात को अक्सर अम्मा की छुरियों में भरी मुस्कुराहट से निकली हुई प्यार में डूबी हुई झुर्कियां और अब्बा की कैंची की सरसराहट कानों में उभर आती, पर रंग भरी जवान रातें उन पर हावी हो जाती। फिर वही दिन रात रौनकें लौट आई थी। कभी भूल कर भी उस लड़की का ख्याल नहीं आया जिसको अम्मा ने आखिरी सांस में मेरा बनाया था। हर महीने पहले से दोगुनी रकम भेजकर
अपना फ़र्ज़ मैं पूरा करता रहा। वक्त के पार लग गए। मेरा सिलेक्शन फ़ौज में हो गया। ट्रेनिंग पूरी करते ही मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हो गई। अब्बा और कमज़ोर हो गए और बीमार भी। ऐसे बीमार के शहर में ही इलाज मुमकिन था। अब्बा के साथ फरीदा भी दिल्ली आ गई। मेरा बंगला शहर के कैंट एरिया में था। बड़े अफसरान की मौके बेमौके पार्टियां और उनकी कुछ चंचल और कुछ नखरीली बीवियां मेरे होश उड़ाए रखती। उनके इंटेलेक्चुअल मैसेजेस और कानों को भली लगती ठहरी हुई इंग्लिश लहजे में उर्दू बोलती आवाज़ें मेरे सेलफोन को हर वक्त बिजी रखती। फरीदा का एहसास नहीं के बराबर था, क्योंकि घर में सरकारी नौकरों की फौज, खाने पीने की चीज़ों की भरमार और घूमने के लिए शोफर, एसी कार और सेलफोन भी। इतना सब कुछ तो उसके पास था, फिर मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत थी? और शायद उसे भी। एक अंधेरी शाम अब्बा भी मुझे छोड़ गए और मैं अपनी कमर पर उनकी मेहरबान उंगलियों की नकोश ढूंढता रह गया। उनकी कमी मेरे अंदर तक उतर गई। मुझे देर रात तक घर से बाहर रहने का बहाना हाथ आ लगा। किसके लिए घर आता? एक सर्द रात के पिछले पहर मेरे जूनियर की काफ़ी जवान बीवी समन के मुलायम हाथ मेरे सर तक आ पहुंचे। जब सुरूर हद से बढ़ा और मैं होश खोने लगा तो समन ने मेरे वफादार ड्राइवर की मदद से गाड़ी में लिटाकर मुझे मेरे बेडरूम तक पहुंचा दिया। और उस रात पहली बार फरीदा मेरी बीवी बन गई। वक्त रुका नहीं था, बहुत तेज दौड़ गया था। 15 साल आगे फरीदा का हत्तरजा फरबा जिस्म अंदर से खाली खाली था। नींद की गोलियां, ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल करने की दवाइयां, थायराइड और एंटी डिप्रेशन कैप्सूल और मां बन सकने की आरज़ू। मगर उसके बावजूद गहरे सन्नाटे, न प्यार, न गुस्सा, न नफरत, न मोहब्बत, बस घरवाली फरीदा और मैं एक ईमानदार बड़ा अफसर और आज फरीदा का शौहर। सर, आपका रूम। वेटर ने सरखम किया और चाबी मेरे हवाले कर दी। वो न जाने किस समत मुड़ गई। थकान कम करने के लिए शावर लेना ज़रूरी था। मैंने लुंगी और कुर्ता पहन लिया। बिस्तर पर बैठकर आंखें बंद की तो वो फिर से मेरे ख्यालों में आदम की। कॉलेज में मुझसे 1 साल जूनियर थी। बेहद खामोश और लिए दिए रहने वाली, उदास सी। मेरे अलावा सब लड़के उसके चारों तरफ रहना चाहते थे और सारी स्मार्ट लड़कियां मेरे इर्द गिर्द। उसको छोड़कर उसका गहरे समंदर सा शांत चेहरा और ठहरा ठहरा अंदाज मुझे झिझक कर देखना और बात कम कम करना मुझे उसकी तारीफ करने पर मजबूर करता था, मगर कभी नहीं कर पाया। धीरे धीरे मैं उसकी जहानत और हाजिर जवाबी को दिल से मान गया था। कपड़े पहनने में वो पक्की मगरिबी थी, पर बेहद कमगो और ईमानदार, साफ सच्ची सी। उर्दू कमी से बोलती, मगर कोशिश करके सही तलफ़ुज़ में। इंग्लिश तो गिटपिट करके तेज़ी से बोल जाती थी। फरवरी की नर्म धूप में कॉलेज के लॉन में हरी हरी घास पर बैठे हुए उसने मेरी उर्दू का मजाक उड़ाया था। ये हाय हाय क्या है? जनाब शायर कहती हैं तो कोई बात भी होती। ओके जनाब शायर। वो हंसी और नाजुक हवा झूमने लगी। सुर्ख और जामनी डॉग फ्लावर की पतली डालियां धीरे से मुस्कुराई। उसने अपनी तंग जीन्स से घास के नुकीले तिलकों को अलग किया, कंधों से जरा लटके बालों को उंगलियों से संवारा और अपनी उदास मगर जज्बों से भरी आंखों से सीधा मेरी आंखों में देखा था। मैं समझा मगर नहीं समझा। मैंने इसकी नजरों को पूरी तरह अनदेखा करते हुए हंसकर कहा था, निगाह है यार का क्या है, उठी उठी ना उठी, ये दिल का दर्द है प्यारे, गया गया ना गया। लहू सा टपका था उसकी खोई खोई सी आंखों से। उसने अपने पीछे से गुलाब की अधखिली कली तोड़ ली थी। अधखिली कली
वहीं फूलों से भरी क्यारी के पास छोड़कर हम क्लास में आ गए थे। मैं कम इन सर? वेटर ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं अभी तक दरवाजे के पास खड़ा था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। कॉफ़ी की ट्रे मेज़ पर रखकर वेटर जैसे ही दरवाजे से बाहर हुआ और वो बेआवाज़ अंदर आ गई, मैं कांप गया। वो बढ़ती रही और उसके और मेरे बीच सिर्फ एक कदम भर की दूरी बची। वो बेड के कोने से लगकर खड़ी हो गई। कमरे में हीटिंग ऑन होने पर भी अभी तक उसके एहसास से मेरी कपकपाहट में कमी नहीं आई। वो आज भी उतनी ही गहरी है, बिल्कुल शांत जैसी उस दिन थी। कॉलेज में हमारा आखिरी दिन था। सब लड़कियां मेरे चारों तरफ और मैं चुनिंदा अशार से उन सब का दिल बहरा रहा था। लड़कियों का दिल दुखा दुखा सा था, थोड़ा थोड़ा मेरा भी। मिलने के वादे जो कभी पूरे नहीं होते किए गए, ऑटोग्राफ लिए गए और दिए गए। मेरे हाथ से पेन छूटकर मेज के नीचे उसके पैरों के पास जा गिरा था। उसने जल्दी से पेन उठाकर अपनी मुट्ठी में दबा लिया था और सबकी नज़र बचाकर धीरे से मेरे सीने पर लगी जेब में पिरो दिया था। मैं दिल में हंसा था उसकी छोटी सी जुर्रत पर। समोसे भाप उड़ा रहे थे। उसकी आंखों से टपक कर गर्म गर्म आंसू भाप में घुल मिल गए थे। मैंने नमकीन समोसे का कोना मुंह में डाल लिया था। कुछ कड़वा सा लगा था। उसने ऑटोग्राफ दिया और न लिया, बस पूछा था, अच्छी लगती हो तुम्हें? हाँ थोड़ी सी, बस 10%। मैं कहकर कैंटीन से बाहर निकल गया था। उसी रात अचानक मेरे हॉस्टल के कमरे के दरवाजे पर रुककर अंदर झांका था उसने। मैं थोड़ा ठिठका था उसकी हिम्मत पर। रात 10 बजे लड़कों के हॉस्टल में उस जैसी समझदार लड़की। उसकी रोशन आंखों में एतमाद था। मुझे देखे बगैर उसने एक ब्राउन कागज़ का पैकेट मेरे सामने कर दिया था। स्वेटर बनाए तुम्हारे लिए। मैंने उसके उठे हुए हाथों की परवाह किए बगैर उसे छेड़ा था। अब कौन पहनता है घर के बुने हुए स्वेटर? उसकी आग आग आंखों में धुआं भरने लगा था और मैं जिंदगी में पहली मर्तबा किसी लड़की से बेहद शर्मिंदा हुआ था। वो कुछ नहीं बोली थी। मेरे दाएं जानिब से निकलकर कमरे में घुसती चली गई और जलते हीटर पर पैकेट रख दिया। मेरे समझ सकने से पहले पूरा कमरा नायलॉन की बू से भर गया। मैंने जल्दी से हीटर ऑफ किया, मगर ब्राउन पैकेट ऊन के बड़े गोले में बदल चुका था। मैंने झल्ला कर छिड़क दिया, पागल हैं आप? नजरें जमीन में गाड़े 1 मिनट से भी कम वक्त के लिए खड़ी रही और फिर चली गई। कमरा खाली सा हो गया। काफी की ट्रे में चाय के कप जमाते हुए उसने पूछा, चीनी? नहीं, जिंदगी में इतनी मिठास है कि शुगर बढ़ने का खतरा है। वो होठों में ही हंसती, प्यारी लगी, बहुत बहुत ज्यादा। मगर उसकी तारीफ में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं है मुझ में, हमेशा की तरह आज भी। गहरे नीले रंग की बारीक शिफॉन साड़ी में लिपटी हुई बिस्तर पर बैठ गई। एक बार फिर अपनी खुद एतमादी और तमकनत से मुझे मरूब कर गई। उसकी आंखों में सच और गहरा हो चला। ऐसी ही सच्ची आंखों से कॉलेज के ऑफिस के बाहर मिली थी, गहरे रंगों से सजी हुई। मुझे देखकर बस मुस्कुराई थी। उसकी शफाफ सफ़ेद आंखें उदास थीं। मार्कशीट लेने आई हूँ, कनाडा जा रही हूँ। नासिर से शादी हो गई है मेरी आंखों में रेत पड़ गया था। ताल की कवल सी भीगी आंखों से मुझे देखकर पहली बार फरमाइश की थी उसने। आज एक बार फिर मुझे पागल कहो। उसके सामने ज़्यादा देर तक मैं रुक नहीं सका था। पर कॉलेज के मेन गेट पर खड़ा रहा था देर तक और वो कॉलेज के ऑफिस में गुम हो गई थी। अब भी है ना तुम्हारे पास यह कुर्ता? मैं अपने हुलिये पे छींप से गया। शर्ट बटनों के कैद से आज़ाद, छापे वाली पुरानी मरून लुंगी। आप जैसी नफीस खातून के सामने मैं इस तरह के नामाकूल कपड़ों में चेंज करके आता हूँ। मैंने उसे देख कर कहा, क्यों हूँ इतने जालिम? उसने रंजीदा सी नज़रों से मुझे समझाया और उठकर कमरे से बाहर लॉन में चली गई। काफ़ी अधूरी रह गई। कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में सुरमई सी एक शाम में मेरे काले रंग के कुर्ते को मीठी नज़रों में भरकर अपनाइयत से बोली थी,
विद डैशिंग इन ब्लैक। मैं तो मगरूर था अपनी मकबूलियत पर। मैंने बेनियाज होकर कह दिया था, कुछ नया कहिए। उसने नजरें फेर ली थी। उसके कान के पास होकर गुनगुनाया था, माइल बकरम है रातें, आंखों से कहो अब मांगे, ख्वाबों के सिवा जो चाहे। मैंने उसको और ज्यादा दुखी कर दिया था। वो मेरे पास से उठकर दूर जा बैठी थी। लेकिन आज मैं उसकी छोटी बड़ी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। मैंने बैग से सिया कुर्ता निकाला और पहन लिया। मैंने खिड़की से बाहर झांका। अक्टूबर की नर्म सर्दी पूरे चांद की किरणों में नहाई। घास के होंठों पर शबनमी मोती, मोगरे की महकी डालियां आरके के नाजुक फूलों से कानों में बातें करती। हर तरफ मानूस खामोशी। वो मेरे इंतजार में फीकी सी खामोशी में खुली। चांदनी में रची बसी लॉन में खड़ी है। उसके बाल जूड़े की छोटी सी गठरी में कैद। उसने मुझे देखा, वही पाक नजर। वो जीना जीना मेरी धड़कनों में उतरने लगी। चांद आम रातों से कई गुना बड़ा और कई गुना रोशन हो गया। चांदनी में चमकते तमाम खुशरंग फूल उसकी पुतलियों में समाने लगे। उसने अपनी मोमी बारीक सुरों वाली उंगलियों से जिंदगी में पहली बार मुझे छू दिया। एकदम नया नया वही अनछुआ एहसास, मेरे गांव वाला, बिल्कुल ताजा, कच्चा लेकिन कुछ पका पका सा। वो मेरे दोनों हाथों को अपनी गर्दन तक ले आई। मेरी हथेलियों में गर्म नमी फूट निकली। उसकी बेचैन आंखों में जाने पहचाने रास्तों पर चल पड़ा मैं, और उसकी आंखों के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो गया। आंखें इसरार करती रहीं और मैं इकरार करता गया। घाट घाट कंगाले, कुएं कुएं अंदर उतारे, मगर ये साफ शफाफ झरने जो उस पहाड़ी नदी के दामन से झर झर बह रहे थे, उन्हें क्यों नहीं देख पाया था मैं वाकई अब तक बेवकूफ था। मुझे तुम कहो, वो पहली बार इकरार करा रही है मुझसे। सन्नाटा दबीज हो चला। कलियों ने अपने नर्म होठ खोलने शुरू किए। चांदनी की बरसात हमारे सरों पर आकर रुक गई। उसके बालों की छोटी सी गठरी खुल गई। हल्के छल्लेदार सफेदी माइल महके महके बालों से उसकी कमर ढक गई। मेरे बिल्कुल सफेद सर के हर बाल को 100 बार अपनी घनी पलकों से छू दिया उसने। आज भी ऐसी ही है वो। क्लास से निकलते हुए उसने मुझसे मेरे चंद सफेद बालों से एक सफेद बाल मांगा था। मैंने मजाक उड़ाया था, क्या चांदी के तार से बदलकर नारियल खरीदेंगी? और मेरे दोस्तों के ऊंचे कहकाओं ने उसे वहां से जाने पर मजबूर कर दिया था। वह मुस्कुराए बगैर चली गई थी। उसकी लरसती मोमी उंगलियां मेरे बालों को संवारने लगी। कहो ना प्लीज, मैं पागल हूं। हाँ, तुम पागल ही तो हो। वो सचमुच पागल ही तो है। उसके हाथ मेरे हाथों पर कस गए। उसकी चांद पेशानी मेरे सीने से आ लगी। आसमान मेहरबान हो गया। सितारे टूटकर उसकी नीली साड़ी में पनाह ढूंढने लगे। मोहब्बत करते हुए मुझसे उसकी गहरी आंखें मेरी खुश्क आंखों में जज्ब हो गईं। हाँ, मैंने इकरार किया। पहली बार वो पूरी तरह जी उठी और मैंने उसे मुकम्मल तौर पर अपनी खुली बाहों में महफूज कर लिया, सदा के लिए। जिंदगी में पहली बार चांद ने छेप कर अपना मुखड़ा धुंध की चादर में छुपा लिया। हवा एक लंबी अंगड़ाई लेकर ठहर गई और वो चांद नगर की राहें ढूंढने लगी। मैं माइकल एंजेलो की मुजस्समों के हुस्न की पाकीज़गी का गवाह बन गया। कितने % मोहब्बत करते हो मुझसे?
उसकी आंखों ने सवाल किया। 100%। मेरी जेब में पड़ा हुआ मेरा मोबाइल फ़ोन बज उठा। उसने सहम कर अपना फीका गुलाब चेहरा मेरे दिल की धड़कनों से बिल्कुल चिमटा लिया। धुंध गहरी होने लगी। फ़ोन तेज़ आवाज़ में बार बार बजने लगा। मेरा हाथ बेख्तियार अपनी जेब में चीखते मोबाइल फ़ोन को ऑन करने के लिए बढ़ने लगा। उसकी आंखें समाजत करने लगी। वो नाभि नम नम, होंठ हल्के से लरसे, मगर मैंने बेदर्दी से अपने हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ा लिए। मैंने चंगाड़ते हुए फ़ोन को ऑन कर दिया। मेरी बीवी मुझसे फ़्लाइट के अराइवल का वक्त जानना चाह रही थी। मैंने उससे कल शाम तक पहुंचने का पक्का वादा किया। फ़ोन बेरंग हो गया। मेरी 10 तरह से दूर वो शांत खड़ी है। उसके और मेरे बीच कई कदम का फासला हाइल है। दबीज धुंध की अंधी रोशनी में उसका गहरा नीला आंचल मेरे पैरों के पास फैला हुआ है। उसकी जलती आंखें बुझ रही हैं। उन्नावी रंग होठों से उड़ रहा है। कमर पर छाए बालों के छल्ले महक हो रहे हैं। ठंडी सर्द चांदनी मेरे सांसों को जमा रही है। मैं उसे कुछ नहीं दे सका, कुछ भी नहीं। आज भी हमेशा की तरह मैं उसके करीब जाने की हिम्मत खो रहा हूं। मैं पूरी कुव्वत लगाकर 2 कदम आगे बढ़ाया। वो 2 कदम पीछे हटी। मेरे कदमों के पास फैले हुए नीले आंचल को समेटकर अपनी गर्दन और बाजुओं के गहरे सुर्ख सुर्ख धब्बों को लपेट लिया उसने, बड़ी हिफाजत से। मेरी मदद के बगैर मेरे खाली हाथ लटक गए और मैं अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। पुरवकार चाल से वो मेरी पुश्त की तरफ मुड़ गई और नपे-तुले अंदाज में अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शांत समंदर समंदर। मैंने पलट कर देखा। उसके कमरे का ऑटोमेटिक दरवाजा लॉक हो चुका था। कहीं चांदनी के दामन में अभी आपने मोहतरमा रफशंदा रूही मेहदी का लिखा ये खूबसूरत अफसाना सुना। गाइस, अपने एहसासात कमेंट्स के जरिए ज़रूर मुझ तक पहुंचाएं। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत कीमती हैं, बहुत प्रेशियस है। ये ख़जाना है मेरे लिए। मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। और नए दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी ताकत बढ़े। एक और कहानी के साथ, एक और शॉर्ट स्टोरी के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त होस्ट आज़म शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।